हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 75th लेक्चर। ये मेरा 75th लेक्चर है ऑफ आवर 1000 एमसीक्यू सीरीज। एंड आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन द सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसको बिजनेस मैनेजमेंट भी कहते हैं। और ये जो एमसीक्यू सीरीज है ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम को ध्यान में रख के मैं ये एमसीक्यू सीरीज मैंने बनाई है, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए फिर बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है, फॉलोइंग आर द ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एक्सेप्ट, यानी ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं आपसे पूछा गया है कि फॉलोइंग आर द ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एक्सेप्ट, यानी ये जो है ये ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है और इसमें से कौन सी एक ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी नहीं है वो पूछा गया है। तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं क्लासिकल थ्योरी, नियो क्लासिकल थ्योरी, टेक्निकल थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी। तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ठीक, तो वैसे तो ये क्वेश्चन कराने से पहले आपको जरा मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, ये जो क्वेश्चन है ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का तो है। ठीक है, और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की एक सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पे बनाई हुई है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मैं अपने चैनल पे कवर कर चुकी हूँ। तो इसकी अगर डिटेलिंग आपको देखनी है ना ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी की, तो आप मेरे चैनल पे पी पॉम की जो प्लेलिस्ट है वो रेफर कर सकते हैं। राइट, तो चलिए ज़रा मैं जो तरीका फॉलो करते हैं वही करूंगी कि पहले मैं आपको इन चारों ही ऑप्शन के बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में बता देती हूँ, फिर आप ही बता लेंगे कि इसमें से कौन सा सही आंसर है। ठीक, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के आपके बारे में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। तो देर आर थ्री ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, तीन ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है। कौन कौन सी है? पहला है क्लासिकल थ्योरी। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी कौन कौन सी है? तीन ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है। पहला है क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। ठीक है, और ये जो आपने पढ़ा है ना साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, पढ़ा है ना, साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच आपने पढ़ा हुआ है। आपने वेबर्स ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच पढ़ा है। ठीक है, वेबर ने जो ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच दिया था वो पढ़ा हुआ है। आपने एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी पढ़ी हुई है। ये सब जो है क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी का पार्ट है। ठीक है, तो पहली जो टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी होती है वो होती है क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। और ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है, वेबर की ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी है, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी है, ये सब इसी का पार्ट है। ठीक है, तो ये हो गया पहला। दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी होती है दैट इज नियो क्लासिकल थ्योरी, नियो क्लासिकल थ्योरी, नियो क्लासिकल थ्योरी। ठीक, नियो क्लासिकल थ्योरी जो है, नियो क्लासिकल थ्योरी का मेन पॉइंट ये है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है नियो क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, वो एक सोशल सिस्टम है। ठीक है, जिसमें बहुत सारे इंटरेक्टिव पार्ट्स हैं। ठीक, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी इफेक्ट रहता है, और इनफॉर्मल और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन दोनों एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, एक दूसरे से इफेक्ट होते हैं और एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। तो ये नियो क्लासिकल थ्योरी का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, कि एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी एग्जिस्ट करता है। और एक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इट्स अ सोशल सिस्टम। ऑर्गेनाइजेशन एक सोशल सिस्टम है जिसमें बहुत सारे इंटरेक्टिव पार्ट हैं। ठीक है, जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। ये बात कही गई थी नियो क्लासिकल में। लेकिन ये जो क्लासिकल थ्योरी है इसके बारे में थोड़ा सा मैं और बताती हूँ। ये जो क्लासिकल थ्योरी है जिसको ट्रेडिशनल थ्योरी भी कहते हैं, ये जो क्लासिकल थ्योरी है इसको ट्रेडिशनल थ्योरी भी कहते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग पता है क्या था कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है इट्स अ काइंड ऑफ मशीन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक तरीके की मशीन है, और जो ह्यूमन बीइंग है, जो एम्प्लॉय है, दे आर द कंपोनेंट ऑफ दैट मशीन। ठीक, इस थ्योरी, ये जो क्लासिकल थ्योरी है इसके अकॉर्डिंग ह्यूमन बीइंग जो है वो पार्ट है इस मशीन का, और ऑर्गेनाइजेशन एक मशीन की तरह है। और ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ानी है, अगर ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ानी है तो बेसिकली जो इसके एम्प्लॉयज है ना उनकी एफिशिएंसी बढ़ानी होगी, तभी ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट होगा। ठीक है, तो ये क्लासिकल थ्योरी का कॉन्सेप्ट था। और नियो क्लासिकल क्या कहता था कि ऑर्गेनाइजेशन एक सोशल सिस्टम है। ठीक, तो ये हो गई दो थ्योरी। तीसरी जो थ्योरी ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी थी दैट इज मॉडर्न, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, ये तीसरी थ्योरी थी। तो तीन ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी थी, कौन कौन सी? क्लासिकल,
नियो क्लासिकल एंड मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। और ये जो सिस्टम अप्रोच आपने पढ़ा है, कॉन्टिजेंसी अप्रोच पढ़ा है, ये सब मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी का पार्ट है। ठीक, तो ये 3 ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी थी जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में बताई गई है। ठीक, तो अब मेरे ख्याल से आंसर कर सकते हैं कि इसमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी नहीं है। क्लासिकल थ्योरी है, ठीक है, नियो क्लासिकल है, मॉडर्न थ्योरी है, टेक्निकल का कहीं नाम नहीं है, कोई टेक्निकल थ्योरी नहीं होती है। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से आपको आंसर मिल गया है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि ये है लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो मैं आज की तारीख यानी सितंबर 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो होपफुली मैं इसमें काफ़ी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, सितंबर 2022 तक। तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइएगा, खुद भी पढ़िएगा और फ्रेंड्स के साथ भी इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करिएगा, तभी आपको मेरे जो अपकमिंग वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन मिल पाएगी। ओके, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बहुत मेहनत लगती है एक एक वीडियो बनाने में, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से वीडियो लेक्चर्स लाती रहूं तो मुझे मोटिवेट करते रहा करिए। कमेंट सेक्शन में मुझे बताते रहा करिए कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, यूजफुल था कि नहीं था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। क्वेश्चन क्या है, इकोनॉमीज ऑफ स्कोप रिफर्स टू, इकोनॉमी ऑफ स्कोप क्या होता है। ठीक, दिस इज द क्वेश्चन। और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक बार रीड कर दे रही हूं। इट फोकस ऑन, पहला ऑप्शन है, इट फोकस ऑन कॉस्ट एडवांटेज दैट अराइज व्हेन देयर इज अ हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। दूसरा है, द ऑर्गेनाइजेशन बिकम इकोनॉमिकली विएबल थ्रू लोअर लेवल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड। ठीक, तीसरा ऑप्शन है, मास प्रोडक्शन असेंबली लाइन अचीविंग इकोनॉमीज थ्रू वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। चौथा ऑप्शन है, इकोनॉमिकली प्रोड्यूसिंग स्मॉल बैचेस ऑफ अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट विद द सेम मशीन। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपसे पूछा जा रहा है इकोनॉमी ऑफ स्कोप क्या है। ठीक, तो आपको एक बात बताती हूँ, ये जब क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, मैं एक पल को थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी। आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, मैंने भी इकोनॉमिक्स की मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है, मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। याद आ रहा है, जो बच्चों ने मेरे चैनल से इकोनॉमिक्स अगर पढ़ी है तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो इकोनॉमी ऑफ स्केल तो हम बहुत फ्रिक्वेंट पढ़ते रहते हैं, वो पॉम में भी आता है। ठीक है, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट में भी हम ये पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल। लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्या है, इकोनॉमी ऑफ स्कोप। ठीक है, तो ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, इसको कंफ्यूज मत होइएगा। एक पल को तो देख के मुझे भी ये स्केल लगा, मुझे लगा ये स्केल लिखा है, लेकिन ये क्या है, इकोनॉमी ऑफ स्कोप। तो ये क्वेश्चन इसलिए मैं कह रही हूँ काफी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी ऑफ स्कोप क्या होता है। तो मैं आपको दोनों ही बताऊंगी, मैं आपको इकोनॉमी ऑफ स्केल क्या होता है और इकोनॉमी ऑफ स्कोप क्या होता है, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट में बताऊंगी आपको। ठीक है, तो इकोनॉमी ऑफ स्कोप एंड इकोनॉमी ऑफ स्केल, ये जो दोनों ही कॉन्सेप्ट हैं, ये एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों कॉस्ट कम होती है, क्यों एवरेज कॉस्ट अधिकतर कम होती है फॉर लार्जर कंपनीज। जनरली जो बड़ी कंपनीज होती हैं, जो लार्जर कंपनीज होती हैं, उनके यहाँ पे जो एवरेज कॉस्ट होती है प्रोडक्ट की, जो एवरेज कॉस्ट होती है, वाई इट इज़ लोअर। ठीक है, वो क्यों लोअर होती है, ये जो दोनों कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमी ऑफ स्केल एंड इकोनॉमी ऑफ स्कोप, ये दोनों उसका रीजन है। ये दोनों जो कॉन्सेप्ट हैं ये एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाई इन लार्जर ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जनरली एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्यों लोअर होता है। ठीक, अब जरा मैं जल्दी से आपको इकोनॉमी ऑफ स्केल के बारे में थोड़ा सा बस बता देती हूँ। इकोनॉमी ऑफ स्केल, ठीक है, फिर मैं स्कोप के बारे में बताती हूँ। इकोनॉमी ऑफ स्केल ये इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, वहां पे मैंने क्या कहा था, इकोनॉमी ऑफ स्केल ये कहता है कि जो जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन अपना प्रोडक्शन बढ़ाती जाती है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन जैसे जैसे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, कम होता जाता है। पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कम होता जाता है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी ऑफ स्केल। इकोनॉमी ऑफ स्केल कहता है कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन अपना आउटपुट बढ़ाता जाता है, वॉल्यूम बढ़ाता जाता है, वैसे वैसे उसे जो एक प्रोडक्ट की कॉस्ट जो पड़ रही है वो कम होती जाती है। ठीक, और ये क्यों कम होती जाती है, क्योंकि देखिए फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट है, अप टू अ सर्टेन लेवल फिक्स कॉस्ट क्या हो रही है, कांस्टेंट हो रही है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, वैसे डिटेल समझनी है तो इकोनॉमिक्स में मैंने ये डिस्कस किया है।
ठीक, तो ये तो इकोनॉमी ऑफ स्केल है। अब जरा आपको बताती हूँ इकोनॉमी ऑफ स्कोप क्या होता है। तो इकोनॉमी ऑफ स्कोप बेसिकली इस बात पे फोकस करता है कि एवरेज टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ वैरायटी ऑफ गुड वो लोअर हो। फिर से बता रही हूँ, इकोनॉमी ऑफ स्कोप, यहाँ पे क्या बात हो रही है, स्कोप की। स्कोप मतलब डाइवर्सिफिकेशन, स्कोप डाइवर्सिफिकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, यानी वहां पे एक प्रोडक्ट दो प्रोडक्ट ना बना के यहाँ पे ज्यादा प्रोडक्ट C D E F ज्यादा प्रोडक्ट बनाए जाएं। ठीक है, इकोनॉमी ऑफ स्कोप क्या कहता है कि इकोनॉमी ऑफ स्कोप इस कॉन्सेप्ट के थ्रू जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी जो एवरेज कॉस्ट है वो कैसे कम कर सकती है, बाय इंक्रीजिंग द बाय प्रोड्यूसिंग द वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द सेम मशीन। यानी उसी मशीन को यूज करके जो प्रोडक्ट की वैरायटी है वो उसको अगर बढ़ा दें तो क्या होगा, एवरेज कॉस्ट विल बी लोअर। ये है इकोनॉमी ऑफ स्केल। जबकि इकोनॉमी ऑफ स्को दिस इज इकोनॉमी ऑफ स्कोप। ठीक है, जबकि स्केल क्या कहता है, जो इकोनॉमी ऑफ स्केल है वो क्या कहता है, स्केल बढ़ा दो, स्केल बढ़ा दो मतलब वॉल्यूम बढ़ा दो, प्रोडक्शन ज्यादा करो तो एवरेज कॉस्ट कम होगी। जबकि स्कोप क्या कहता है, स्कोप कहता है कि डाइवर्सिफाई करो और प्रोडक्शन, वैरायटी ऑफ गुड्स का प्रोडक्शन करो फ्रॉम द सेम मशीन। ठीक है, स्मॉल बैचेस में वैरायटी ऑफ गुड का प्रोडक्शन करो फ्रॉम द सेम मशीन, इससे एवरेज कॉस्ट कम होगी। ये कहता है स्कोप। स्कोप कहता है कि स्कोप बढ़ा दो, डाइवर्सिफाई करो और वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बनाओ। जबकि स्केल कहता है ज्यादा यूनिट का प्रोडक्शन करो। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो अब मेरे ख्याल से आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अब चारों ही ऑप्शन आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद भी रीड कर लीजिए। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो किसके बारे में बात कर रहा है, वो बात कर रहा है इकोनॉमी ऑफ स्केल के बारे में। ठीक है, इट फोकस ऑन कॉस्ट एडवांटेज जो अराइज करता है व्हेन देयर इज अ हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड। अगर हम ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे गुड्स का तो क्या होगा, स्केल बढ़ेगा। ठीक है, इकोनॉमी ऑफ स्केल होगा, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कम आएगी। लेकिन जब हम स्मॉल बैचेस ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, यानी जब हम स्कोप बढ़ा देंगे, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे फ्रॉम द सेम मशीन, तो क्या होगा, इकोनॉमी ऑफ स्कोप। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, यहाँ पे ऑप्शन है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगर यहाँ पे इकोनॉमी ऑफ स्केल होता, ठीक है, तो ऑप्शन ए वाज द करेक्ट आंसर। बट यहाँ पे स्कोप पूछा गया है तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, ये बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। ठीक है, इसमें इवन 4 जापानीज टेक्निक, ठीक है, चारों जापानीज नहीं है बट ये 4 इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट की टेक्निक ये है, इसके बारे में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज रिफर एज द प्रोसेस ऑफ कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट। यानी इन चारों में से कौन सा टूल है जिसको कहते हैं प्रोसेस ऑफ कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट। प्रोसेस ऑफ कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट, इनमें से कौन सा टूल है। 4 टूल दिए गए हैं, चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट टूल हैं। पहला है सिक्स सिग्मा, दूसरा है काइजन, तीसरा है लीन प्रिंसिपल, चौथा है कैनबैन। ठीक है, ये 4 प्रिंसिपल हैं, 4 इंपॉर्टेंट टूल्स हैं मैनेजमेंट के। ठीक है, जो यूज किए जाते हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा टूल है जिसमें बेसिकली क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ठीक है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट, इसमें से कौन सा है। ठीक, तो वही तरीका फॉलो करेंगे। ये चारों ही जो टूल है ना, इनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ, फिर आप आंसर खुद ही बता लेंगे। सबसे पहले चलिए सिक्स सिग्मा से शुरू करते हैं। सिक्स सिग्मा सुना होगा आपने। सिक्स सिग्मा पहले तो याद है ये जो मुंबई का डब्बा वाला बहुत फेमस हुआ था, इवन तभी मैंने सबसे पहले सिक्स सिग्मा के बारे में सुना था। मुंबई का जो डब्बा वाला जो है, दे गॉट द सिक्स सिग्मा सर्टिफिकेशन, उनको सिक्स सिग्मा सर्टिफिकेशन मिला था। मुंबई का जो डब्बा वाला है, सिक्स सिग्मा का मतलब क्या होता है, इट्स अ क्वालिटी कंट्रोल टूल। ये एक क्वालिटी कंट्रोल टूल है, ठीक है, जो यूज करके बिजनेस कैन इलिमिनेट डिफेक्ट, यानी जो बिजनेस प्रोसेस में जो भी डिफेक्ट्स हैं उसको एलिमिनेट किया जा सकता है, एकदम खत्म किया जा सकता है। ठीक है, बहुत मिनिमाइज किया जा सकता है इस टेक्निक को यूज करके, सिक्स सिग्मा। और जो मुंबई के डिब्बा वाला है, उन्हें सिक्स सिग्मा सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया गया है। इसका क्या मतलब है कि उनका जो एरर रेशियो था, ठीक है, उनके काम में, उनके प्रोसेस में, देखो ये स्पेलिंग गलत है, उनके काम में, उनके प्रोसेस में जो एरर रेशियो था वो पता है कितना था, 1:16 मिलियन।
1:16 मिलियन का उनका एरर रेशियो था। इसका मतलब क्या है, 16 मिलियंस अगर वो डिब्बे डिलीवर करते हैं तो उसमें एक एरर हो रहा था। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्स सिग्मा। सिक्स सिग्मा एक क्वालिटी कंट्रोल टूल है जिसको यूज करके बिजनेस अपने जो डिफेक्ट्स हैं, बिजनेस प्रोसेस में जो डिफेक्ट हैं उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। और बिजनेस प्रोसेस में अगर डिफेक्ट को एलिमिनेट करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, प्रॉफिट विल बूस्ट, प्रॉफिट बढ़ेगा ऑर्गेनाइजेशन में। गलतियां कम होंगी तो क्या होगा, काम अच्छा होगा, प्रॉफिट विल इंक्रीज। ठीक। और ये जो सिक्स सिग्मा का कॉन्सेप्ट है, ये जो मॉडल है, ये सबसे पहले डेवलप किया था साइंटिस्ट ने हु वे वर्किंग फॉर मोटोरोला। मोटोरोला कंपनी के लिए काम कर रहे थे एम्प्लॉयज, साइंटिस्ट काम कर रहे थे, उन्होंने ये सिक्स सिग्मा की ये जो टेक्निक है ये डेवलप की थी। और कंपनीज अधिकतर, अब तो ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है सिक्स सिग्मा, बहुत सारी कंपनीज अपने यहाँ पे सिक्स सिग्मा का ये जो क्वालिटी कंट्रोल टूल है ये यूज करती हैं ताकि अपने प्रॉफिट को क्या कर सके, और ज्यादा बूस्ट कर सके। जो भी मिस्टेक्स हो रही हैं, जो भी डिफेक्ट्स हैं, उनको एलिमिनेट करें जिससे प्रॉफिट क्या हो, बढ़े। तो सिक्स सिग्मा के थ्रू क्या होता है, डिफेक्ट्स और जो प्रॉब्लम होती है, डिफेक्ट्स हैं, जो फॉल्ट्स हैं, उनको रिमूव किया जाता है। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी कंट्रोल टूल सिक्स सिग्मा। और सिक्स सिग्मा के साथ जो मुंबई का डब्बा वाला है उसका नाम अधिकतर लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि मुंबई का डब्बा वाला सिक्स सिग्मा सर्टिफाइड है। ठीक, तो ये तो हो गया पहला। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, काइजन। दूसरा ऑप्शन दिया है काइजन। तो काइजन इज अ जापानीज वर्ड, काइजन एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है इम्प्रूवमेंट। ठीक है, काइजन क्या है, एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है इम्प्रूवमेंट। और काइजन के तहत क्या कहा जा रहा है कि काइजन, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ पे काइजन टेक्निक फॉलो करता है तो इसका मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन को अपनी बिजनेस एक्टिविटी क्या करनी है, कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव करनी है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी बिजनेस एक्टिविटी को कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव करता जाता है, अपने जितने भी फंक्शंस हैं उनको इंप्रूव करता जाता है, और उसके इंप्रूवमेंट में हर कोई इन्वॉल्व है, राइट फ्रॉम द सीईओ टू द, ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की में जितने भी लोग हैं, जितने भी एम्प्लॉयज हैं, सीईओ से लेकर के एकदम लोअर लेवल पे जो लाइन वर्कर्स होते हैं, असेंबली लाइन वर्कर होते हैं, हर कोई इन्वॉल्व है कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट में। तो यही है काइजन का कॉन्सेप्ट। और काइजन हर जगह, हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, काइजन हेल्थ केयर में अप्लाई किया जा सकता है, लाइफ कोचिंग में अप्लाई किया जा सकता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, बैंकिंग में, प्रोडक्शन में, हर जगह काइजन टेक्निक अप्लाई की जा सकती है। ठीक है, ये हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी तो अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट, यानी हमें भी अपनी लाइफ में क्या है, हर दिन क्या है, कुछ ना कुछ, भले ही स्मॉल स्टेप, बट कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करते रहना चाहिए। तो दिस इज काइजन कॉन्सेप्ट। काइजन का मतलब ही होता है इंप्रूवमेंट। ठीक है, बस ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट, जितने भी बिजनेस एक्टिविटीज हैं उसमें कॉन्टिन्यूअसली इंप्रूव करते जाएं, जो भी प्रोसेस है, जो भी फंक्शन है उसमें कॉन्टिन्यूअसली इंप्रूव करते जाएं। और जो भी वेस्टेज हो रही है, ठीक है, अगर इंप्रूवमेंट होगा तो क्या होगा, वेस्टेज विल रिड्यूस, जो भी वेस्टेज है वो कम होती जाएगी। और जो अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी है, फालतू की एक्टिविटी, अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी जिसका कोई फायदा नहीं है, वो भी एलिमिनेट होती जाए। ठीक। और काइजन की एक खास बात है कि काइजन ये जापानीज टेक्निक है, और ये सबसे पहले इसको कब प्रैक्टिस किया गया था, सबसे पहले इसको प्रैक्टिस किया गया था आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद सबसे पहले ये जो काइजन टेक्निक है ये प्रैक्टिस में आई थी। काइजन का मतलब क्या है, इंप्रूवमेंट। ठीक, तो ये मैंने आपको सेकंड पॉइंट बता दिया। अब तीसरा, लीन प्रिंसिपल। तो लीन प्रिंसिपल, लीन का यहाँ पे क्या मतलब है, लीन का मतलब है क्रिएटिंग मोर वैल्यू फॉर द कस्टमर। ये जो कस्टमर है उसके लिए और ज्यादा वैल्यू क्रिएट करना विथ फ्यूअर रिसोर्सेज। यानी भले ऑर्गेनाइजेशन के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, उन्हीं रिसोर्सेज को यूज करके ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्रिएट करना, क्रिएटिंग मोर वैल्यू फॉर कस्टमर, क्रिएटिंग मोर वैल्यू फॉर कस्टमर, यानी कस्टमर के लिए और ज्यादा वैल्यू क्रिएट करना। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लीन। ये लीन प्रिंसिपल है। ठीक है, और जो लीन ऑर्गेनाइजेशन है वो, उनके अकॉर्डिंग क्या है कि कस्टमर वैल्यू, मतलब कस्टमर फोकस, कस्टमर बेस होती है। उनका मेन पर्पस क्या है, मेन पर्पस है कि कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर सकें। द अल्टीमेट गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच फॉलो दिस लीन प्रिंसिपल, जो अल्टीमेट गोल होता है उन ऑर्गेनाइजेशन का जो लीन प्रिंसिपल फॉलो करती हैं, वो ये है कि टू प्रोवाइड परफेक्ट वैल्यू टू द कस्टमर। कस्टमर को परफेक्ट वैल्यू प्रोवाइड करे, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करे विद जीरो वेस्ट, वेस्टेज कम करे, वेस्टेज कम करके कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करें। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लीन प्रिंसिपल। और आखिरी क्या है, आखिरी है कैन बैन। आखिरी क्या है, कैन बैन। कैन बैन का मतलब क्या होता है, अगेन
क्या ये इंग्लिश वर्ड तो है नहीं, ठीक है। ये जो कैन बैन है इसका मतलब क्या होता है, ये गलत स्पेलिंग लिख दी अगेन मैंने। कैन बैन का मतलब होता है साइन बोर्ड। कैन बैन जो वर्ड है उसका मतलब होता है साइन बोर्ड, या कह लीजिए बिल बोर्ड कहते हैं इसे। कैन बैन का मतलब होता है साइन बोर्ड, या कह लीजिए बिल बोर्ड इसका मतलब है, ठीक है। तो कैन बैन क्या है, कैन बैन एक शेड्यूलिंग सिस्टम है, ठीक है। कैन बैन क्या है, कैन बैन एक शेड्यूलिंग सिस्टम है जो जनरली मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में इसको यूज किया जाता है, कैन बैन का, कैन बैन को। और इसका पर्पस क्या है, टू इम्प्रूव द मैन्युफैक्चरिंग इफिशिएंसी। ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, ठीक है, इसकी इफिशिएंसी और बढ़ाएं, ठीक है। और बढ़ाने के लिए ये जो मेथड है कैन बैन, ये यूज किया जाता है। इस ये बेसिकली शेड्यूलिंग सिस्टम है। शेड्यूलिंग सिस्टम मतलब एवरीथिंग बी ऑन टाइम, यानी आपने पढ़ा था ना JIT। JIT क्या होता है, जस्ट इन टाइम, जैसा क्या कॉन्सेप्ट है ना, जस्ट इन टाइम, यानी जब जिस रॉ मटेरियल की जरूरत हो वो तभी रॉ मटेरियल अवेल मतलब प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। और चीजें एकदम शेड्यूल में हो, तो यही कॉन्सेप्ट है जस्ट इन टाइम का, एकदम वही कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट कैनबैन का है। ये भी एक शेड्यूलिंग सिस्टम है जो जनरली मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाता है ताकि मैन्युफैक्चरिंग की इफिशिएंसी को और ज्यादा बढ़ाया जा सके, ठीक है। कैन बैन के थ्रू क्या किया जाता है, प्रॉब्लम्स हाईलाइट की जाती हैं कि प्रोडक्शन प्रोसेस में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ठीक है। लीड टाइम जो है, लीड टाइम मतलब होता है कि किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में कितना समय लग रहा है ना, राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक में जितना समय लग रहा है ना उसको कहते हैं लीड टाइम, ठीक है। तो कैन बैन ये जो सिस्टम है इसके तहत हाईलाइट किया जाता है कि लीड टाइम कितना लग रहा है, ये जो प्रोडक्शन प्रोसेस है इसमें पूरा लीड टाइम कितना लग रहा है, प्रोसेस के स्टेप क्या है, ठीक है। और फिर जो अननेसेसरी इन्वेंट्री है, एक्सिव इन्वेंट्री है, उन सबको कम करना, ठीक है। और सारी चीजें शेड्यूल में रहें, ये सब कैन बैन में देखा जाता है ताकि मैन्युफैक्चरिंग की एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके, ठीक। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कैन बैन। इसका मतलब होता है साइन बोर्ड, बिल बोर्ड, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म कैन बैन, ठीक। तो अब मैंने चारों के ही बारे में बता दिया है, अब मेरे ख्याल से आप आंसर कर सकते हैं। कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट ये किस टूल में कहा गया है, तो कॉन्टिन्यूअस, ये सबसे पहले तो काइजन का मतलब ही होता है इंप्रूवमेंट, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया है काइजन मतलब क्या है, काइजन मतलब इंप्रूवमेंट, ठीक है। बस कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट यानी हर दिन कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट। और ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी इंप्लीमेंट होना चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशन भी इसको फॉलो करते हैं। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ पे काइजन प्रैक्टिस फॉलो करता है तो क्या करता है, अपने प्रोसेस में, अपनी एक्टिविटी में कॉन्टिन्यूअसली इंप्रूव करता जाता है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ काइजन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, अगले लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है। तो तब तक इतना पढ़ के रखिएगा। इवन ये क्वेश्चन मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा क्योंकि क्वेश्चन 6 सिग्मा पे भी आ सकता है, कैन बैन पे भी आ सकता है, लीन प्रिंसिपल पे भी पूछा जा सकता है, काइजन पे भी पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन के तहत आपने चारों ही जो इम्पोर्टेंट टूल्स हैं वो आपने पढ़ लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाइएगा। चलिए अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।